बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसहरा फॉर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स ग्रेड 12. Dear students, today we are going to discuss the important questions and MCQs of the exercise of the chapter Atomic Spectra. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है तो उसको एक क्विक रिव्यू उसका ले लेते हैं, उसको समअप कर लेते हैं। तो देखें, हमने चैप्टर 19 वाले चैप्टर में एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि शुरू में जो है वो एटम का कंसेप्ट कहाँ से आया और किन लोगों ने इसके ऊपर क्या काम किया। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। लेकिन एटम के जितने भी पहले मॉडल थे वो किसी न किसी वजह से फेल हो गए। तो आखिर में फिर बोहर ने अपना जो मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, वो इस लिहाज से सक्सेसफुल था, कामयाब था कि इसने बहुत सी चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलें आज हम एक इसका समअप कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर पॉस्टुलेट्स, बोहर के 3 बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट नंबर 1 हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम फोर्स के बारे में था कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसके रेवोल्यूशन की वजह से उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है mv²/r वो इक्वल होती है कूलम फोर्स की वजह से, यानी कूलम फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इसलिए ये पहला पॉस्टुलेट है। दूसरे पॉस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि जैसा कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड वो सर्कल में रिवॉल्व करता है, तो उसके पास सर्कुलर मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है mvr इज इक्वल टू वो nh/2π के इक्वल है। ये दूसरा पॉस्टुलेट था। तीसरा पॉस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन जब भी अपर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है या वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, फ़र्ज़ करें अपर ऑर्बिट की एनर्जी E2 है और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, तो जो फोटॉन वहाँ से इमिट होगा तो वो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। तो ये तीसरा पॉस्टुलेट हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है, यानी पहले ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस हमने जो है वो फाइंड आउट किया था और हम इस फार्मूले पर पहुंचे थे। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था कि Rn इज इक्वल टू n²h²/4π² kme²। अब इसमें h² 4π² kme² को हमने कांस्टेंट कहा तो ये बन जाता है n² r1 और r1 इसकी वैल्यू है ये h और r1, यानी इन तमाम कांस्टेंट को अगर हम सॉल्व करें तो 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर्स आ जाता है। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। हमने n की जगह पे ऑर्बिट नंबर पुट करना है। 1 के लिए यहाँ पे r1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर या यहाँ पर 1 का स्क्वायर और सॉल्व। दूसरे के लिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर और सॉल्व करें। तीसरे के लिए 3 का स्क्वायर और सॉल्व करें, और किसी भी ऑर्बिट का आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एनर्जी फार्मूला डिराइव किया था कि En एनर्जी इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो इसके इक्वल होती है माइनस, और ये हमारे पास n² को अगर आप छोड़ें तो बाकी तमाम चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट आती हैं। जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। आप जाउल में करें या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन ज़्यादातर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो ये वो फार्मूला है जिससे आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी। फॉर यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी इन एनी ऑर्बिट। उसके बाद हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फार्मूला पढ़ा था कि जब भी हमारे पास दो जो है एनर्जी स्टेट्स अगर हों, p² और n², p एक ऑर्बिट है और n दूसरा ऑर्बिट है, p लोअर ऑर्बिट है और n अपर ऑर्बिट है, तो इस फार्मूले की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो जो फोटॉन वहाँ से इमिट होता है उस फोटॉन की वेवलेंथ कितनी होगी। यहाँ पे ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट R है इसकी वैल्यू 1.09 × 10⁻7 होती है। तो ये 3 बेसिक फार्मूलाज और ये 3 पॉस्टुलेट्स ये हमारे कोर्स का हिस्सा हैं। इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बता दूं कि
देखें, ये जो एटम्स होते हैं, इन एटम्स में रियल ऑर्बिट्स भी होते हैं और इमेजिनरी ऑर्बिट्स भी होते हैं। रियल ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जिसमें डेली लाइफ में आम नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में ज़्यादातर अपना टाइम गुजारता है वो रियल ऑर्बिट्स होते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन में रियल ऑर्बिट सिर्फ एक है, लेकिन इमेजिनरी कई हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। ये जो सबसे नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है, ये ग्राउंड स्टेट है, या इसको आप समझे फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, इसके ऊपर सेकेंड ऑर्बिट, इसके ऊपर ये थर्ड ऑर्बिट, इससे ऊपर फोर्थ ऑर्बिट, उससे ऊपर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, 8, 9 एंड सो ऑन। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन से निकलने वाली जो है वो स्पेक्ट्रम को या लाइट रेडिएशंस को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने ये देखा कि अगर ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिट्स हैं, अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में लैंड करे, फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जंप करके वो लैंडिंग किस में करे, फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1 में अगर इलेक्ट्रॉन की लैंडिंग हो तो उससे जो फोटोन निकलेंगे उस सीरीज को, उस स्पेक्ट्रम सीरीज को लाइमन सीरीज कहा जाएगा। और ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर से कम होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखें, लाइमन सीरीज वो सीरीज है जिसमें लैंडिंग ऑर्बिट 1 होता है। तो 1 जो है वो यानी पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होगा, नीचे आएगा। अब किस में से आएगा, वो 2 में से भी आ सकता है, वो 3 में से भी आ सकता है, वो 4 में से भी आ सकता है, वो 5th में से भी, वो 6, 7 किसी में से भी आ सकता है। ऊपर वाले ऑर्बिट्स की कोई लिमिट नहीं है, नीचे वाले ऑर्बिट की लिमिट है। अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाकर गिरेगा तो वो लेमन सीरीज कहलाएगा। इसी तरीके से बामर सीरीज में जब ऊपर से किसी भी ऑर्बिट के अंदर से इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आए, वो 1 में ना आए बल्कि किस में लैंड करें, 2 में, तो ये बामर सीरीज होगी। और बामर सीरीज की वजह से हाइड्रोजन एटम हमें मुख्तलिफ कलर्स की लाइट दिखाते हैं, यानी कि येलो, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, ब्लू। तो ये विजिबल रीजन है। ठीक है, सिर्फ बामर सीरीज विजिबल में आती है, लाइमन अल्ट्रा वायलेट में आती है। इससे ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करके ऑर्बिट नंबर 3 में, थर्ड जो ऑर्बिट है उसमें लैंड करे, यानी 4 से थर्ड में लैंड करे, 5 से थर्ड में आए, 6 से थर्ड में आए, यानी लैंडिंग ऑर्बिट अगर थर्ड हो तो वो पॉशन सीरीज कहा जाता है। ये पॉस्चन नहीं है, ये पॉशन सीरीज है, पॉशन। और ये इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड का मतलब कि जो फोटोन यहाँ से डी एक्साइटेशन की वजह से जो फोटोन निकलेगा, उस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होगी, इसलिए ये इंफ्रारेड में आएगा। ऊपर वाले भी इंफ्रारेड में आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में लैंड करें, ऑर्बिट नंबर 4, यानी 5 से आ सकते हैं, 6 से आ सकते हैं, 4 में, तो वो ब्रैकेट सीरीज कहलाएगी, ये भी इंफ्रारेड होती है। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आकर किस ऑर्बिट में लैंड करें, 5th ऑर्बिट में लैंड करें, तो इसको पिफंड सीरीज कहा जाता है। ठीक है, और ये भी इंफ्रारेड है। तो याद रखें, सिर्फ बामर सीरीज विजिबल है, बामर से ऊपर पॉशन, ब्रैकेट, पिफंड सीरीज ये सब के सब इंफ्रारेड में आते हैं, और बामर के नीचे लाइमन जो है ये अल्ट्रा वायलेट में आते हैं। अब लेमन सीरीज को भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये पॉशन, ब्रैकेट, पिफंड सीरीज इनको भी हम अपनी आंख से नहीं देख सकते क्योंकि इनकी कोई विजिबल लाइट नहीं होती। विजिबल लाइट सिर्फ और सिर्फ बामर की होती है। ओके dear students, this was a quick review, so let us start our MCQs. Okay, dear students, please consult your page number 373. 373 पेज के ऊपर जाएं। एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो आप देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रा गौर से पढ़ें। If 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then the required energy to remove an electron from n is equal to 2 is। अगर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट जो ऑर्बिट है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। ये अगर आपको याद हो, हमने एनर्जी ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में कहा था कि पहले ऑर्बिट से निकलने वाली एनर्जी का मैग्नीट्यूड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद हमने सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए भी फाइंड आउट किया था। अगर आप उस स्लाइड को चेक करें, उस पॉइंट को देखें, तो उसमें हमारे पास 3.4 आ रहा था। आप इसमें फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वो फार्मूला जो हमने एनर्जी वाले केस में किया था। चले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखें, ये जनरल फार्मूला है, E n इज इक्वल टू माइनस
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो अगर ये सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट E2 ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n को 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो उसकी अट्रैक्टिव एनर्जी है माइनस, हम इसको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी 3.4 देंगे तो तब जाकर -3.4 + 3.4 0, तो 0 पर वो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा। अगर आप याद करें ये हमने बात की थी, ठीक है। तो 3.4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 1 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 2, फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है, अगर आप ये पिछली स्लाइड में हमने ये देख लिया था कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर के m e स्क्वायर। अगर आप n की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, बाकी हमारे पास h स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर के m e स्क्वायर रहता है। तो ये देखें h स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर के m e स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n को 1 पुट करना है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन 2 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 3, द बामर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनेट ऑन, यानी बामर सीरीज किस वक्त बनती है, जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में लैंड करते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किस में, सेकंड में करते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो सेकंड ऑर्बिट वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट करेक्ट है। इन अकॉर्डेंस with Bohr's theory the kinetic energy of the electron is equal to, बोहर थ्योरी के जो पॉस्टुलेट हैं उसमें हम जिस वक्त रेडियस फाइंड आउट कर रहे थे, रेडियस के बाद एनर्जी फाइंड आउट हमने की, तो उस वक्त हमने काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल की थी, ये अगर आपको याद हो 1/2 ZE²/r, ठीक है। आप इसको चेक करें। ये इसमें डियर स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे बुक में ये एक गलती है, इसको ठीक करें। ये Z लिखा हुआ है लेकिन दिस इज एक्चुअली K, कूलम कांस्टेंट, ठीक है। 1/2 KE²/r, इसको आप वेरीफाई करें, Z नहीं है, इसको ज़रा करेक्ट करें, ये K है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 4 फर्स्ट ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द रेडियस ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट इज गिवन बाय। रेडियस का जनरल फार्मूला क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से है। उसकी वजह यह है कि हम देख चुके हैं कि रेडियस में n जो है वो न्यूमरेटर में आ रहा था, जबकि यहाँ पे n नीचे है, इधर भी n नीचे है, तो इन दोनों में n ऊपर है। तो ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट फार्मूला ये B है। और B में भी अगर आप देखें, यहाँ पे आपकी बुक में Z लिखा हुआ है, इसको भी आप चेंज करें, दिस इज़ नॉट Z, दिस इज़ K। आप प्लीज़ इसको वेरीफाई करें, ये बुक के अंदर मिस प्रिंट है, ये गलत है, तो इसको K से आप इसको रिप्लेस करें, Z को हटाएं, K रखें। तो दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर रेडियस। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इन द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द लोवेस्ट ऑर्बिट करस्पॉन्ड्स टू, जो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में है उसमें सबसे नीचे वाला जो ऑर्बिट होता है, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फर्स्ट रेडियस वाला फर्स्ट ऑर्बिट जो है, उसकी एनर्जी इनफाइनाइट होती है, मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है या ज़ीरो होती है। ज़ीरो तो नहीं होती क्योंकि ज़ीरो एनर्जी पर हम पढ़ चुके हैं कि वो आयोनाइज हो जाएगा, तो वो मिनिमम होती है। मिनिमम एनर्जी यानी कि -13.6 जो एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी वो मिनिमम एनर्जी है। तो क्वेश्चन 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गोज फ्रॉम ए लोअर टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन निचले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन करता है, जब फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जाएगा, तो क्या होगा। ये कुछ ऑप्शंस गिवन है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपको ये बात अजीब लगेगी कि जिस वक्त इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है तो उसकी एनर्जी तो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज लिखा हुआ है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्यों हो जाती है। अगर आप देखें तो ये पिछले स्लाइड में अगर आप देखें, हमने ये फार्मूला ये वाला किया था, इन अकॉर्डेंस विद बोहर थ्योरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½KE² है। अब इसमें देखें R इज़ द रेडियस और ये डिनोमिनेटर में है, तो जाहिर है जिस वक्त ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी
तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। हम पहले ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो आर की वैल्यू इंक्रीज होने पर ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज डिपेंड्स ऑन के एक्स रेज, ये वैसे चैप्टर, ये टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ा नहीं है, लेकिन एक्स रेज के बारे में आपको बता दूं कि एक्स रेज उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं। अब देखें ये कोई एटम है, ये एटम का इनर मोस्ट फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, किसी भी हैवी एटम में ये 4 या 5 ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये देखें, फ़र्ज़ करें पहले ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दें, अब पीछे जो है वो खाली जगह रह जाएगी, वैकेंसी रह जाएगी। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए दूसरे, तीसरे या चौथे ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन मौका देखकर इसमें क्या करेंगे, गिरेंगे। तो हम जानते हैं कि डी एक्साइटेशन होगी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इन केसेस में क्या चीज़ इमिट होगी, फोटॉन्स, वो एक्स रेज फोटॉन होंगे। तो एक्स रेज फोटॉन उस वक्त निकलते हैं जब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, और उसको फिल करने के लिए सेकंड, थर्ड या फोर्थ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और एक्स रेज इमिट होती हैं। तो अब देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज के, जिस वक्त एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। एक ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्राइकिंग टारगेट, यानी उस एटम, स्ट्राइकिंग टारगेट एटम की बात हो रही है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो, या नेचर ऑफ द टारगेट हो। डी, इसमें डी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का ये मतलब है, देखें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अंदर से निकालना किस तरह पॉसिबल है। अगर बाहर से मैं कोई इलेक्ट्रॉन इसके साथ लाकर हिट करूँ, जिस तरह स्नूकर की बॉल में एक बॉल आकर दूसरे को हिट करती है, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बॉल की तरह हिट करेगा, इसको भी निकालेगा, खुद भी निकल जाएगा, तो उस केस में यहाँ पे वैकेंसी बन जाएगी। तो अब देखें ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर इसके साथ हिट करेगा तो उसको जाहिर है हम कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देंगे, जब वोल्टेज उसके साथ लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट होकर आएगा, इसके साथ हिट करके इसको बाहर निकालेगा, तो वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसको कहते हैं कि बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी वोल्टेज दी जाती है। तो ये बात भी ठीक है। और नेचर ऑफ द टारगेट, नेचर ऑफ द टारगेट का मतलब ये है कि हम ख़ास मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर टंगस्टन को यूज़ किया जाता है, तो ये नेचर ऑफ टारगेट भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इज़ मोर करेक्ट। क्वेश्चन 8 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9, टारगेट मटेरियल यूज इन एक्स रेज ट्यूब मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, के वो जो एक्स रेज प्रोड्यूस करने के लिए अभी हमने जो टारगेट की बात की है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ए पार्ट देखें, उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए, बिल्कुल ये ठीक है, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो टंगस्टन जो है उसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक्स रेज में इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की वजह से वो पिघलता नहीं है, टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो ये पहला ऑप्शन ही ज़्यादा करेक्ट है। क्वेश्चन 9 का ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन 10, लेज़र इज़ अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस, लेज़र हमारे वैसे कोर्स में नहीं था लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा बहुत किसी न किसी हद तक जानते हैं कि लेज़र जो है वो ऐसी लाइट होती है जो बहुत इंटेंस होती है। इट इज़ इंटेंस बीम ऑफ लाइट, इट इज़ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट एंड इट इज़ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। और डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये ऊपर जो तीनों बयान हो चुके हैं तीनों ठीक हैं, तो ये तीनों ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 10 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज़ लेज़र। डियर स्टूडेंट्स, देखें लेज़र की जो लाइट होती है, लेज़र को आप कंपेयर करें किसी बल्ब से। हम जिस वक्त घर में बल्ब को ऑन करते हैं तो इससे जो लाइट निकलती है, जो फोटोन निकलते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। लेकिन लेज़र लाइट वो लाइट होती है जिसमें सारे के सारे फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में पैरेलल होके जा रहे होते हैं और वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, यानी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे के वो बहुत नज़दीक होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यूनी डायरेक्शनल की वजह से उसको कोहेरेंट कहते हैं। कोहेरेंट का मतलब यूनी डायरेक्शनल, और मोनोक्रोमेटिक का मतलब कि तमाम के तमाम की वेवलेंथ सेम होगी। इसकी जो वेवलेंथ होगी वो दूसरे फोटोन की भी वेवलेंथ, तीसरे की भी वेवलेंथ, चौथे की भी, सब की वेवलेंथ सेम होगी। ठीक है, तो याद रखें मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसकी वेवलेंथ सेम हो, और कोहेरेंट का मतलब कि सब के सब क्या हों, उनकी डायरेक्शन सेम हो, यानी पैरेलल हों।
और इंटेंस इसलिए होते हैं कि वो फोटॉन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो इसलिए ये डी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ आप इसको अपने असाइनमेंट पेपर्स के ऊपर लिखें और ये आपके MCQs एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।